10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते का आगाज सोमवार की सुबह और थोड़ा सा पेन स्क्रीन पर है। दरअसल पेन को डिफरेंट एंगल से देखिए। वो पेन दरअसल दिन के शुरुआती लोज थे। क्या लोज थे? 160 170 की ट्रैजेक्टरी हिट करी थी हमने, 165 कह लीजिए। 165 वाला अब 315 के आसपास की ट्रैजेक्टरी पर काम काज करता हुआ, इस तरह से दिन के लोज। तो 65 में 35 और ये देखिए आप दिन के लोज से जरा रिकवरी दिखाएंगे डॉक्टर साहब, तो आपको दिखेगा एक मीनिंगफुल अपटिक्स हैं। 17 315 के आसपास के जोन्स, तो हम वो 345 266 के जोन्स वीरू ने स्पेसिफिकली मेंशन करा था, वो क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट ना हो। मैं बहुत क्लोजली वॉच आउट कर रहा हूं उन लेवल्स को। अब हम धीरे धीरे करके उस थ्रेशोल्ड के ऊपरी पड़ाव पे बढ़ते हुए 150 पॉइंट इनके लोज से रिकवर। निफ्टी बैंक की रिकवरी अच्छी खासी वहां पे भी देखने को मिलेगी आपको। निफ्टी बैंक क्योंकि 2.5% तक का नॉक झेल रहा था, 1.5% की अब कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 400 पॉइंट के आसपास इस समय रिकवर होता हुआ। अब ब्रेथ एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। शुरुआती ब्रेथ थी 1:12 की, एक बढ़ने वाले के सामने 12 स्टॉक्स कमजोर। अब वो ब्रेथ की ट्रेजेक्टरी देखिए कैसी बदली है। वो लाइंस उस तरह का प्रोफाउंड इंपैक्ट नहीं दिखा रही हैं, पर वो 1:4 हो गया है। 1:12 वाली ब्रेथ 1:4 हो गई है, यानी कि अब एक गिर रहा है, एक बढ़ रहा है, तो 4 ही स्टॉक कमजोर है। और इनमें से कई सारे स्टॉक्स रिकवरी के मोड पे हमने पिछले जो पहला सौदा में एक्सपर्ट्स के थ्रू ट्रेड भी करे या रिकमेंडेशंस भी आए, कैसे वो रिकवरी को बहुत बढ़िया तरीके से बुनाया हमने। लेकिन अब तक जो 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट हुआ है, उस पर वीरू के पहले व्यूज जान लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ पैनल खोलेंगे, कुछ बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज 10 बजे के भी लेकर आएंगे। लेकिन वीरू संभल रहे हैं, कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है। वो पैनिक मोड से हम बाहर आ रहे हैं, और जबकि यूएस के फ्यूचर्स फिर दिखा रहे हैं आज दिक्कत भरा बाजार, लेकिन थोड़ा तो रेजिलियंस हम प्ले आउट हो रहा है स्क्रीन पे, अच्छा लग रहा है देख के। बिल्कुल। देखिए आशीष, मेरे पास निफ्टी के लो की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि निफ्टी का लो क्या था, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन है बैंक निफ्टी के लो की। जैसे कि मैंने आपसे करीब करीब आधा पौन घंटा पहले बोला कि हमने नहीं तोड़ा 23 अगस्त के लो को, और कॉन्फिडेंस रिगेन करना था अगर 38,376 रिगेन हो जाए। 38,376 रिगेन हो गया। बस एक बात यही कहूंगा आशीष कि अगर हम 38,250 38,376 के ऊपर टिके रहे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि शेप वाइज अभी भी ट्रेंडिंग अप है, तो ये निफ्टी बैंक का पुल बैक एक सब्सटेंशियल रिकवरी की तरफ जा सकता है। मतलब 38,500 38,610 38,40 840 तक। तो याद रखिएगा, इट्स बैंक निफ्टी जो कि ज्यादा मीनिंगफुल है, जो कि अपने अगर आप देखें लोअर लेवल्स और एवरेजेस के साथ ज्यादा कोरिलेट होकर ट्रेड कर रहा है। तो मैं सिर्फ अभी निफ्टी बैंक पे आशीष कमेंट करूंगा, और निफ्टी पे अगर रिकवरी आनी है, सब्सटेंशियल रिकवरी आनी है, तो आशीष अगेन 17,345 दैट्स वो जो है ना जोन, सबसे क्रिटिकल रहेगा। लेकिन मैं अगर पुल बैक के लिए खेलना होता, या फिर पुल बैक के लिए सबसे जो स्ट्रांगली पॉइस इंडेक्स है आशीष, इट्स बैंक निफ्टी। और ये सुबह से चर्चा में था, सुबह से अंडरटोन इसकी बात हो रही थी, और निफ्टी बैंक बड़ी। अब जो ना पैनल खोलिएगा, दोनों एक्सपर्ट, अच्छा ये जो दोनों एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जेम फाइनेंशियल से आशीष चतुर्मोता साहब और सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन साहब स्क्रीन पर, आप दोनों का स्वागत है। ये जो पेन स्क्रीन पे था शुरुआत में, ध्यान रखिएगा, वो अगर आप अभी इस शो में जुड़ रहे हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं आप सुबह से हमारे साथ हैं, पर ये अजम्पशन गलत है। तो हो सकता है आप इस समय जुड़ रहे हो तो जेरोमी पॉवेल साहब की जो स्पीच थी बड़ी हॉकिश थी। वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं भाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारा मूल मकसद है, उसके चलते पेन देखने को मिल सकता है, उसके चलते थोड़ा सा स्लो डाउन आता हुआ नजर आएगा हाउस होल्ड्स को, बिजनेसेस को। पहले उन्होंने एकदम क्लैरिटी दे दी है कि हम एग्रेसिव रहेंगे दर बढ़ाने में, और बाजार अब तक थोड़ी होप ला के बैठा हुआ था, पॉज वॉज तब भी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होने लगी थी भाव में, तो इसीलिए थोड़ा आज थोड़ा सा झटका लगा है। चतुर्मोता साहब, कल मैच देखा होगा आपने, ये बताओ आज जो रिकवरी आ रही है उसमें कितना कल मैच जीतने का सेंटिमेंट है, और कितना वाकई जेन्युइन बाइंग है, कवरिंग है, रिकवरी है? कैसे देखूं मैं आज के बाजार को? जी जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो ये आपकी काबिलियत है कि चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, उसको किस तरह से एक अच्छे इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करना, ये आपसे बखूबी सीखना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया की एक स्ट्रेंथ हर जगह है, और हमने अभी मैंने जैसे बताया आपको, लास्ट वीक में एक बड़े इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कॉन्फ्रेंस में था,
तो वहां पर भी जितने दिग्गज बड़े ग्लोबल जानकार से उनकी जब बात सुनी तो ये समझ में आया कि इंडिया जो है वो डेफिनेटली एक स्वीट स्पॉट पे है। डेफिनेटली अगर से यूएस में करेक्शन आएगा तो करेक्शन हमारे यहाँ भी लाजमी है, आना है, बट रिकवरी फेज जो रहेगा वो हमारे यहाँ काफी स्ट्रांग रहेगा। ये एक क्लियर मैसेज जो था सभी जो बड़े बड़े जो ग्लोबल जानकार है उनकी बात सुनने से समझ में आ रहा है, और ये दिख भी रहा है कि आप देखिए आज भी हम अब जैसे रिकवर हो रहे हैं, कुछ सेक्टर्स जिनकी हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो केपेक्स रिलेटेड थीम हो, इंजीनियरिंग गुड्स थीम हो, उनकी रिकवरी बहुत ही शार्प बाजार में देखने को नजर आ रही है। तो उसको ध्यान में रखता है मुझे लगता है सेक्टर स्पेसिफिक हमको ध्यान रखना चाहिए। ऑटो, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पे मुझे लगता है बढ़त बनी रहेगी। और थोड़ा सा आईटी से मुझे लगता है, आईटी, मेटल्स, इनमें मुझे लगता है दबाव की स्थिति कंटिन्यू रह सकती है। तो थोड़ा सेलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इस समय बाजार में मेंटेन करना जरूरी है। अरे अच्छा, हाँ, वीकेंड पे आशीष जी बिजी थे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं आजकल, गेस्ट स्पीकर थे वहां पे शायद। तो भाई वहां पे भी भाव यही है कि इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है, और ये सब तो सब मानते ही हैं, हम लोग स्वीट स्पॉट पे हैं। अब देखते हैं वो थीम कैसे कितनी अच्छी प्ले आउट होती है आगे चलते हुए। लेकिन नीलेश जी, कल रात में कहाँ देखा? घर पे देखा, कहीं बाहर थे? गुड मॉर्निंग टू आशीष जी। बिल्कुल घर पे ही थे, घर पे मैच देख रहे थे। फिर पूरा निपटाया 12 बजे तक, 12:30 बजे तक सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट तक देखा था। वीरू, आज थोड़ा मुश्किल होगा सबके लिए, 3:30 तक थोड़ा मुश्किल होनी है कहानी, सब रात में जागे हुए हैं। ठीक है, एक काम करें, आज के बढ़िया वाले ट्रेड से शुरुआत करें। पहले 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से हैं? नीलेश जी आप शुरू करो। कौन से 2 स्टॉक्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई करे हैं, जो अभी भी कंफर्ट आ रहा है आपका बाय और सेल करने का इन लेवल्स पर? हाँ बिल्कुल, देखिए आशीष जी, जिस हिसाब से आशीष जी भी कह रहे थे, उनको मैं सुन रहा था। देखिए बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। इनफैक्ट बहुत ही मल्टीपल सपोर्ट जोन हमें लोअर साइड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो डिफेंस में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यहाँ पे देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है, और काफी अच्छा मोमेंटम है, हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। 2240 2250 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। 2320 से 2350 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले लॉन्ग साइड में ट्रेड होगा HAL का। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है FMCG स्पेस में से कोलपाल में देखें तो काफी बड़ा एक मेजर पुलिस कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि 1620 का लेवल मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूं, जो कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि गोइंग फॉरवर्ड वो ब्रेक करेगा, और अगर वैसा होता है तो यहाँ पे 1650 तक के लेवल हमें कोलपाल में देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल पे भी इसे खरीद के चला जा सकता है। 1570 के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ये दोनों ही ट्रेड्स सुबह सुबह कार्यक्रम में पहला सौदा में गए भी थे लोगों ने, अगर आप देखें इसमें स्विंग भी लिए, ट्रेड भी लिए। कोलगेट पामोलिव जो आज कॉल थे अमित सेठ जी की थी, कोलकाता से हमारे साथ जो थे, और HAL जो थी वो कॉल थी चंदन तापड़िया जी की भी। कन्विक्शन है तो इन कुछ स्टॉक्स पर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। FMCG बास्केट में इस बार कोलगेट की रोलोवर्स बेहद स्ट्रॉन्ग भी था, आपको याद होना चाहिए। आशीष चतुर्मुता जी, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड? तो पहला मेरा ऑटो बास्केट से रहेगा वीरेंद्र, और स्टॉक रहेगा मारुति, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है। बाजार की वीकनेस के बावजूद भी स्टॉक आप देख रहे हैं कि एक स्टेबल खड़ा हुआ है। जैसा मेरा मानना था कि 85-50 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट मारुति में बना हुआ है। आज भी हमने देखा 85-90 से एक रिवर्सल आया है, तो 85-90 के ही एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन मारुति में बनानी चाहिए। मेरा मानना है 9100 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म में मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। दूसरी जो पिक होगी मेरी वो होगी कंज्यूमर स्पेस से, वो होगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी मुझे लगता है जिस तरह से वीकली 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन एक हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली 780 से 810 की ट्रेजेक्टरी में हो रहा है, ये इवेंचुअली मुझे लगता है एक ब्रेकआउट 810 के ऊपर आता हुआ नजर आएगा टाटा कंज्यूमर में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 786 का एक स्टॉप लॉस होगा। 840 के लक्ष्य मैं समझता हूँ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, चारों बाय कॉल्स आ गए और चारों बेहतरीन पिक्स आपकी स्क्रीन पे। कह लीजिए फंडामेंटल्स भी बढ़िया और चार्ट्स पे तो मजबूती नजर आ ही रही है।
तो देखिए, मारुति और टाटा कंज्यूमर दोनों में खरीदारी करी जा सकती है ट्रेड के लिहाज से। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और ये दोनों आशीष चतुर्मोता साहब की पिक्स। नीलेश जैन साहब ने चुना है HAL और कोलगेट पामोलिव, जिनकी बढ़िया चर्चा भी हुई, जिनके शुरुआती लोअर लेवल से रिकवरी मोड्स को हमने एंजॉय भी करा था पिछले शो में। इनमें एक फ्रेश बाय इनिशिएट करने के भी सेंट्रम बुकिंग मानता है मौके हैं। चलिए, इस बीच अब आज की बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह साहब जुड़ते हुए। गौतम जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गौतम जी, मूड कैसा है? ये 18,000 पे जाते जाते हम 17.5 के नीचे चले गए, 17,200 300 को चैलेंज कर रहे हैं। ये इस करेक्टिव मोड को आप कैसे रीड कर रहे हो? कोई घबराने वाली बात, ज्यादा प्रेशर तो नहीं माउंट होगा? अच्छे वीक ऑन वीक गेन्स के बाद ऐसा तो नहीं है कि ये पिटाई और थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आए? गुड मॉर्निंग। देखिए, एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी का टैगलाइन है दाग अच्छे हैं, और आई थिंक उसी को सोच के अगर आई थिंक करेक्शंस भी अच्छे होते हैं बुल मार्केट्स में, क्योंकि अगर करेक्शन नहीं होंगे तो आप तेजी में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। एंड आई थिंक मार्केट में 3,000 पॉइंट की तेजी आई, 15,200 से 18,000 ऑलमोस्ट का एक नॉन स्टॉप रनअप था। थोड़े से इंडिकेटर्स ओवरबॉट हो गए थे, ब्रेथ स्टडीज काफी ओवरबॉट हो गए थे, सारे पॉजिटिव्स मार्केट में फैक्टर इन हो गए थे। तो आई थिंक तो, और मार्केट ये क्वेश्चन से डील कर रहा था कि ऐसा कुछ फंडामेंटल्स में क्या चेंज हो गया कि 8 हफ्ते में हम 15,000 से 18,000 तक चले गए। तो एक रियलिटी चेक थी 18,000 के आसपास, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रॉन्गर हैंड्स से वहां पर हुई थी, और अभी जो एक्सक्यूज आया है ग्लोबल मार्केट्स में, आई थिंक ये बहुत नॉर्मल सी करेक्शन है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मार्केट इज अ बाय ऑन डिप्स, मार्केट रिमेन्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द मीडियम टर्म चार्ट्स, और यहाँ से डाउनसाइड ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि 17,000 17,100 का जो एरिया है काफी अच्छा सपोर्ट है। आज हम सुबह उसके आसपास गए थे और वहां से हमने रिबाउंड किया। तो मेरा तो ये मानना है कि इस डिप्स में खरीदारी कीजिए। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड स्ट्रांग है, सेक्टर स्पेसिफिक रही है, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। हो सकता है इंडेक्स में आपको यहाँ से बहुत बड़ी तेजी नहीं मिले, इंडेक्स 17,100 18,100 के बैंड में अगले 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट करे, और जैसे ही हम दिवाली की ओर जाए हो सकता है कि हम नए हाईज बना पाए। सो ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है, डरने की कोई बात नहीं है, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो भाई, दाग अच्छे हैं, अच्छे मूव्स के बाद ये जो थोड़ी सी करेक्शन आया है, दरअसल हम और आपको फिर से पार्टिसिपेट करने के लिए मौके दे रहा है, फिर से घुसने के मौके दे रहा है। तो ये खरीदारी करने के जब आप गौतम सर कह रहे हो मौके हैं, तो कौन, फिर अगला सवाल सबके जहन में, हम रिटेल के ही आता है भाई, कौन सी की थीम्स आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो? आप निफ्टी 50 पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, या निफ्टी 50 के बियॉन्ड जाने का ज्यादा मन कर रहा है? एक्चुअली अगर आप निफ्टी 50 में भी देखें और अगर आप टॉप 10 कंपोनेंट्स को देखें, तो ऐसा एक माहौल आ गया है जहां पर सारे जो टॉप स्टॉक्स है वो अच्छे कर रहे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई हो, एलएनटी हो, आईटीसी हो, एचयूएल हो, भारती हो, सर्टेन आईटी स्टॉक्स हो। अगर आज का मुंह हटा दे तो आईटी स्टॉक्स में भी, इन्फोसिस और टीसीएस में भी नीचे से अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। तो लीडरशिप और पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा है। बट अगर आपको आउट परफॉर्मेंस देखना है तो आपको इंडेक्स के बाहर जाना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से जो टॉप 50 या टॉप 100 स्टॉक्स में, उसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये मार्केट का जो पूरा लीडरशिप है ये पूरा बदल गया है, क्योंकि पहले वो टिपिकल 2-3 सेक्टर्स होते थे जो मार्केट को चलाते थे, मार्केट को लीड करते थे। अब हम जो देख रहे हैं, कैपिटल गुड्स इंडेक्स, बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स लास्ट फ्राइडे लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, और वो 10 साल का ब्रेकआउट उस इंडेक्स ने लास्ट ईयर देखा था, तो उसमें अपसाइड पोटेंशियल काफी है। तो उसमें हमारे टॉप स्टॉक्स तो हमेशा से ही एलएनटी, एबीबी और कमिंस इंडिया रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये और अच्छा यहाँ से करेंगे। इसके साथ साथ ऑटोज और एफएमसीजी हमें अभी भी अच्छा लगता है। एफएमसीजी initially was led by ITC, and now I think HUL, Colgate, Godrej Consumer, United Spirits, ये सारे स्टॉक अच्छे कर सकते हैं। और हमें पीएसयू थीम को नहीं भूलना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपके चैनल पे जब 2-3 महीने पहले था, मैंने पीएसयू के बारे में काफी स्ट्रांगली कहा था, और आपने देखा कि ये पूरे करेक्शन में पीएसयू स्टॉक्स को कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ है। और पीएसयू एक बहुत बड़ा थीम है जहां पर यहाँ से 20 से 25% की तेजी इंडेक्स पे मिलेगी। तो ये जो करेक्शन हो रहा है, ये सब जो मैंने 5-6 सेक्टर्स का नाम लिया, और मैं इसमें सीमेंट भी ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक कई स्टॉक्स वहां पर वो भी अच्छे लग रहे हैं। रियल एस्टेट में ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक रियल एस्टेट में मुझे लगता है कि 20 से 25% की तेजी इंडेक्स लेवल पे मिलेगी। तो ये सब सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कीजिए, आई थिंक पैसे बनेंगे। ओके, गौतम जी, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी पे आपका व्यू क्या है? इस बार की जो स्ट्रेंथ थी बैंक निफ्टी की, वाकई काबिल तारीफ थे। इवन टुडे जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि
किसी बहुत ही खराब दिन में भी 20 डेमा को रीगेन करने का सबसे, अगर आप देखें, पहला अटेम्प्ट बैंक निफ्टी ने किया। और जितना वक्त ये इस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो है वो एक साल की, उसके एज पे टाइम स्पेंड कर रहा है बिटवीन 38,000 39,800, आपका कन्विक्शन बैंक निफ्टी पे क्या कहता है? देखिए, बैंक निफ्टी ने भी लीडरशिप ले लिया है। अगर बैंक निफ्टी इतना बड़ा नहीं चलता तो निफ्टी 18,000 के आसपास नहीं जा पाता। और हमें ये नहीं भूलना है कि बैंक निफ्टी 2 महीने पहले 32,500 के लेवल्स पे था और अभी वो 39,500 पे था 10 दिन पहले। तो बैंक निफ्टी में भी 7,000 पॉइंट की तेजी थी और वर्चुअली नॉन स्टॉप आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक तो लाइफ टाइम हाइस पे चले गए थे। सो जस्ट लाइक द ओवरऑल मार्केट, बैंक्स भी थोड़े से ओवरबॉट थे और उसके कारण 1,000-2,000 पॉइंट का करेक्शन बनता था। हम टेक्निकल्स में रिट्रेसमेंट स्टडीज देखते हैं तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि कोई भी बड़ी तेजी के बाद अगर एक 38% रिट्रेसमेंट होता है तो वो ट्रेंड को हेल्दी कर देता है, और वो एग्जैक्टली अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और काफी स्टॉक्स में हो रहा है। तो 37,000 और 39,000 के रेंज में एक बार बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा और इवेंचुअली आई थिंक वो 39,000 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 41,000 टू 41,000 इवेंचुअल टारगेट है बैंक निफ्टी का। तो हर डिप्स पे खरीदिए, बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। आईसीआईसीआई और एसबीआई तो हमारे फेवरेट्स रही हैं, और अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें तो मुझे लग रहा है कि 1.5 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो अब खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कमिटमेंट वहां भी बना सकते हैं। अच्छा गौतम जी, एक और चीज, हम हमेशा अगर आप देखें कंफर्टेबल, एक ल्यूक्रेटिव, एक फायदेमंद एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। टेक्निकल सबको अगर आप देखें उसका स्कोप देते हैं, लेकिन अच्छा एंट्री पॉइंट के साथ साथ हमारे पास एक अच्छा एग्जिट पॉइंट भी होना चाहिए। मैं एक स्पेस आपसे पूछूंगा जिसमें लोगों ने पैसा काफी कमाया, जस्ट पुट इन सेंस ऑफ डिफेंस। आप भारत डायनेमिक्स को देखिए, एचएल ने गजब कर दिया। आई मीन मात्र 1 साल के अंतराल में गौतम जी ये स्टॉक 1,000 रुपए का आज 2,300 रुपए खड़ा हुआ है। बीईएल आपका करीब करीब 180 का आज 310 पे ट्रेड कर रहा है। एक रीजनेबल अप्रोच क्या है यहाँ पे? क्या कुछ हैंडसम प्रॉफिट्स जो है वो कैश में कन्वर्ट करने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये स्पेस अभी भी पैसा बना के देगा? देखिए, एक डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर है कि हमने ये दोनों स्टॉक्स को अपने सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड किया है पिछले 6-8 महीनों में। इनफैक्ट बीईएल तो मैंने 4-5 बार रेकमेंड किया क्योंकि इसकी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छी थी। आई मीन कोई भी अगर टेक्निकल एनालिसिस देखता है या सीखता है उसके लिए बीईएल जैसा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टॉक ने कंटिन्यूअस बेसिस पे, अगर आप वीकली चार्ट्स देखें तो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनाते चला गया। और जैसे मैंने कहा कि नए लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं, तो जो पीएसयू थीम है और जिसमें बीईएल और एचएएल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से भी अब बड़ी तेजी आएगी। और कितना तेजी आएगी वो देखिए बोलना कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन स्टडीज इस्तेमाल करते हैं। बट द बेस्ट वे टू राइड एनी मेगा बुल मार्केट is to use a simple 20 weekly moving average on the charts. तो जब तक ये 20 वीकली मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करे, ये सब स्टॉक्स पे बने रहिए। खराब बाजार में भी ये सब में शैलो करेक्शंस आते हैं, और अभी भी वैसी मैडनेस और यूफोरिया ये सब स्टॉक्स में नहीं है। आई थिंक एचएएल यहाँ से और काफी अच्छा कर सकता है, तो स्टे इन्वेस्टेड, इसमें और पैसा बनेगा। स्टे इन्वेस्टेड, पैसा बना रहेगा। और जो एक बहुत ही लॉजिकल स्टॉप लॉस या फिर एक रिस्क ट्रेजेक्ट्री जो कि यहाँ पर गौतम जी ने सजेस्ट की, इट्स 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इट कम्स एट 259, 259 बीईएल के केस में। अच्छा, अभी कैपिटल गुड्स का आपने जिक्र किया, हमने बैंक्स पे बात की, हमने डिफेंस स्टॉक्स पे भी बात कर ली गौतम जी। अब एक एक करके थोड़े से और कुछ स्पेस को टटोलना शुरू करते हैं। एनबीएफसीज, आई मीन हिस्टोरिकल हाइज, जब आप कहते हैं कि अराउंड दिवाली वी कैन टच एंड वी कैन क्रॉस 18,600 ऑन द हायर साइड, विदाउट एनबीएफसीज और बैंक्स के आप नहीं कर सकते। बैंक्स पे आपका व्यू समझाइए। इस बार एनबीएफसीज में भी अच्छी रेजिलियंस है। लुक एट श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बीईएल, सॉरी माफ कीजिएगा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। इस स्पेस में आपको इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहा है, चेज करने लायक गौतम? देखिए, दोनों अच्छे लगते हैं। एनबीएफसी अच्छा लगता है, बट एनबीएफसी हाई बीटा स्पेस है। जब बाजार चलता है तो वो अच्छा चलता है, जब बाजार गिरता है तो वो काफी गिर सकता है। तो वो हर एक ट्रेडर के लिए नहीं है। मैं अभी थोड़े से उन सेक्टर्स में जा रहा हूं जहां पर मार्केट करेक्शन में भी वो खड़े रहेंगे, तो वहां पर ऑटो इंडेक्स और एफएमसीजी आता है। बट अगर आप एनबीएफसी की बात करें, अगर क्योंकि मार्केट एक करेक्टिव फेज में चला गया है, कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, इमीडिएट तेजी नहीं मिलेगी। और जितनी बड़ी तेजी बजाज फाइनेंस में होना था पिछले 8 हफ्ते में हो गया है, आई थिंक अब वो एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
ये स्टॉक ने पिछले 2 महीने में अच्छा किया, बट अब पिछले 1-1.5 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो उतना अच्छा नहीं है। तो आई थिंक अगर आपको रिस्क ही लेना है तो आप रियल एस्टेट में रिस्क लीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट के चार्ट्स अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स देखें तो आई थिंक द बेस्ट इज येट टू कम। हमारा वर्किंग टारगेट 530 है, जो यहाँ से 20 से 25% दूर है, और सारे जो टॉप स्टॉक्स है उसके अच्छे सेटअप्स है। तो अगर आपको ऑप्शन है बिटवीन एनबीएफसीज एंड रियल एस्टेट और आपको रिस्क लेना है तो प्लीज रियल एस्टेट में लीजिए। ओके, रियल स्टेट में रिस्क लीजिए अगर आपको रिस्क लेना है। तो अभी थोड़ा सा अगर आप देखें एनबीएफसी से, अगर आप देखें अपना झुकाव आप हटा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री गौतम जी की अगर आप देखें कैपिटल गुड्स स्पेस में भी थी। अच्छा, एक दो स्पेस को और टच करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, स्पेशली आप देखिए ना CY21 में स्टॉक्स लाइक वोल्टास, हैवेल्स काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया, डिक्सन ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के दिया था। गौतम जी आप यकीन मानिए आपके आने से पहले कुछ देर पहले मैं वोल्टास का चार्ट देख रहा था, और इनफैक्ट दिस स्टॉक इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम एट 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मेरे ख्याल से कम से कम नहीं तो 17-18 हफ्ते इस रेंज में गुजार चुका है वोल्टास। अभी मैं हैवेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वाइट गुड्स सेगमेंट में कैपिटल गुड्स में ही इसको हम प्लेस करते हैं। कोई स्टॉक आपको जो स्ट्राइक कर रहा हो, क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हो, ऐसा कोई स्टॉक है? देखिए, ये सारे स्टॉक्स को हम डेफिनेटली वॉच कर रहे हैं कुछ हफ्तों से, बट इसमें ट्रिगर नहीं बन रही है। ये मार्केट के साथ नहीं चल रहे हैं। जब बाजार में इतनी अच्छी 3000 पॉइंट की तेजी आई तो ये सारे स्टॉक्स चले, बट उतने अच्छी तरीके से नहीं चले, और इसीलिए मुझे लग रहा है, बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि लीडरशिप चेंज हो गई है। 2020 में और 2021 में चले, वो अब नहीं चल रहे हैं मार्केट के साथ, वो मार्केट को अब नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो ये सब क्या है, स्टॉक्स वैसे हैं जहां पर अर्निंग्स काफी अच्छी है, बट विजिबिलिटी उतना 3 साल का 5 साल का नहीं है। दीज आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स अगर आप फंडामेंटली देखें तो, एंड दे आर ओवर ओन्ड। तो ये सब फैक्टर्स के कारण ये आई थिंक यहाँ इस लेवल से भाग नहीं पाएंगे। बीच बीच में इनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर आई स्टिल फील कि इसमें कोई मेजर मीडियम अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो थोड़ा सा दूर रहना ही बेटर है। अरे गौतम जी, खरीदने के मौके, लेकिन आपने सारे सेक्टर सारे स्टॉक की जिक्र करा, आज आईटी का कोई जिक्र नहीं है। ये दूरी रहने वाला मामला है क्या अभी? देखिए, आईटी में तो ऐसा है कि मुझे लगता है बॉटम तो बन गया, बट तेजी नहीं आ रही है, क्योंकि ये बार बार अटेम्प्ट करता है चलने का, और फिर यूएस में या फिर ग्लोबल हेडविंड्स के कारण कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसके कारण इसमें वीकनेस आती है। बट आईटी में मेरा मानना है कि मिड कैप आईटी यहाँ से अच्छा करेगा। पिछले 9 महीने में बहुत बड़ी मंदी हमने देखी मिड कैप आईटी में, जहां पर स्टॉक्स 40, 50, 60% गिर गए हैं, और सब एक अपना फाउंडेशन बना रहे हैं। तो ये जो फाउंडेशन फेज होता है, ये जनरली 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं, और कई स्टॉक्स वो बना रहे हैं। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड्स को देखें, केपिट को देखें, बिरला सॉफ्ट को देखें, सबके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, सबके चार्ट्स भी अच्छे, एलटीआई, एलटीटीएस को देखें। आई थिंक अगर मुझे कुछ रेकमेंड करना आईटी में तो मैं मिड कैप आईटी रेकमेंड करूंगा, और मैं शॉर्ट टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपका 6 से 12 महीने का व्यू है तो मिड कैप आईटी लीजिए, इसमें अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में बाकी सेक्टर्स में जाइए, वो बेटर है। ये ठीक है। आपने कहा आईटी में बॉटम बन गया है गौतम सर, लेकिन तेजी के इंडिकेशंस अभी नहीं मिल रहे। अब मैं अगर पेशेंटली अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि एक्यूमुलेट करने के लिए 6 महीने का सिप करके छोड़ दूं आईटी, है ना। ये बहुत अच्छे मौके देगा अगले 6 महीने में, अगर वो यूएस रिलेटेड स्लो डाउन, यूरोप रिलेटेड रिसेशन आने हैं तो 6 महीने का सिप कर लूं आईटी में। देखिए, एसआईपी तो तब करनी चाहिए जब कोई स्ट्रक्चरल स्टोरी होता है। हाँ। देखिए, और आईटी में मेरे हिसाब से अभी रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि 2-3 महीने बाद वो इतना चल जाए कि एसआईपी करना उतना सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपको एसआईपी करना ही है तो आप दूसरे सेक्टर्स में कीजिए, आईटी में मत कीजिए, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रक्चरल स्टोरी अब नहीं दिखती है। 2020 और 2021 में वो दिख रहा था, सारे पॉजिटिव्स फैक्टर इन हो गए। बट अगर आपको एसआईपी करना है तो जैसे मेरा फेवरेट हमेशा से आईटीसी रहा है, मैंने आपके चैनल पे हमेशा कहा, तो वहां पर अगर आप 200 से 320 तक एसआईपी कर रहे हैं तो आपका पैसा बना होगा। और अगर मेरा एक रिकमेंडेशन है अगर एसआईपी करने का इस लेवल्स पे, तो पीएसयू स्टॉक्स में कीजिए। एक तो आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगा, अंडर ओन्ड है, कैपिटल अप्रिसिएशन अच्छी मिल सकती है, और अगर मार्केट में कुछ भी वॉलेटिलिटी आती है लोकल या ग्लोबल तो ये स्टॉक्स खड़े रहेंगे। तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, इसमें एसआईपी कीजिए। आई थिंक यू विल आउट परफॉर्म अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट।
गौतम जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पर, और इस प्रश्न को पूछने से पहले मैं एक्सटर्नल डिस्क्लेमर देता हूँ स्क्रीन पे। जिस स्टॉक पे यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उसका ये जो चैनल है CNBC आवाज, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज ही होल्ड करते हैं। गौतम जी, ये जो पूरा का पूरा टाइम फ्रेम था, जुलाई का स्ट्रॉन्ग पुल बैक, अगस्त का बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, इसमें रिलायंस के साथ अगर आप देखें, थोड़ी सी एक इश्यूज ये थे कि एग्जैक्टली विंडफॉल टैक्स वाली खबर जो थी वो 1 जुलाई को आके इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बिगाड़ गई। फ्रेंकली स्पीकिंग, उतना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रिलायंस ने इस स्ट्रॉन्ग पुल बैक में अब तक नहीं किया है। आपका रिलायंस पे एग्जैक्टली इस वक्त व्यू क्या है? जितना टाइम ये स्पेंड कर रहा है 2400 से 2600 की ट्रेजेक्टरी में, एक मीनिंगफुल पॉइंट हायर लेवल्स पे और लोअर लेवल्स पे क्या नजर आता है आपको? देखिए, रिलायंस को आप ज्यादा देरी तक नीचे नहीं रख सकते हैं। इट हैज टू पार्टिसिपेट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और हो सकता है कि जब भी बाजार 18,000 के ऊपर निकले तब रिलायंस आउट परफॉर्म कर सकता है। अब इसके जो चार्ट्स है वो अच्छे हो गए हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में रिलायंस ने जिस तरीके से रिबाउंड किया 2350, 2400 से, मुझे लग रहा है कि वहां पर एक जो पुल बैक होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वो एक रेंज में चला गया है, 2400 नीचे की तरफ और 2700, 2750 ऊपर की तरफ, और इवेंचुअली ओवर द नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स वी सी अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। और जब भी वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होती है तो रिलायंस, मेरा मानना है कि 3000 तक चला जाएगा। हमारा ये लॉन्ग टर्म टारगेट काफी दिनों से है, और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके जो व्यूअर्स हैं, उसको रिलायंस जैसे स्टॉक में इस लेवल्स पे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो पूरा अगर आप टेलीकॉम स्पेस ही देखिए, रिलायंस और भारती, आई थिंक इसमें वापस एक आउट परफॉर्मेंस आ गई है और इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। सो हमें तो अच्छा लगता है, और अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलायंस में डेफिनेटली खरीदारी कीजिए। भाई डिस्क्लेमर सवाल पूछते से वीरों ने दे दिया था, लेकिन अबंडेंट प्रिकॉशन के तौर पे एक बार फिर से कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो कोई भी ट्रेड लेने का मन बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, इस चैनल में कमेंट्री सुनकर एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर का व्यू जरूर ले लीजिएगा। गौतम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से अपने व्यू शेयर करने के लिए। और इस नोट पर अब जरा सा वो फ्राइडे वाला सवाल स्क्रीन पर लेकर आइए। सवाल था फ्राइडे को जो पूछा गया आज के लिए, क्रिकेट रिलेटेड रखा था भाई, क्रिकेट फीवर था, मदर ऑफ ऑल क्या कहते हैं क्रैशेस की तैयारी थी भाई, तो क्रिकेट रिलेटेड सवाल जरा स्क्रीन पे प्लेट नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, ये आ गया। आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, सामने वाला जो बॉलर है उसको पता है आपको कि एक जेन्युइन इंजरी है, उसकी जो इंडेक्स फिंगर है बॉलिंग हैंड की, मतलब ये एग्जैक्ट यही फिंगर, इंडेक्स फिंगर बॉलिंग हैंड की, उस पर चोट लगी है, सीरियस इंजरी है, और जो बैंडेज लगा के बॉलर खड़ा हुआ है, अगर वो निकालेगा तो आपको पता है वो ब्लीड करने लगेगी उंगली बहुत ज्यादा। तो ऐसे केस में क्या आप उसको फोर्स कर सकते हो कि वो बैंडेज निकाले तभी बॉल कर सकता है या नहीं? नीलेश जी, आप होते तो क्या करते? ह्यूमैनिटी फ्रंट तो डेफिनेटली ये ऑप्शन देना चाहिए। ह्यूमैनिटी कहां से, इंडिया पाक का मुकाबला है। बट स्टिल देखिए, एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, अगर उसको ध्यान में रखें तो डेफिनेटली एक फेयर प्ले होना चाहिए। अगर जेन्युइन इंजरी है तो मौका देना चाहिए। अरे ऐसा क्या है फिर? ऐसे तो हम बोलते स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हर फाइनल, हर वर्ल्ड कप मुकाबला वो हार रहे हैं, एक और जीतने देते हैं। काहे की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? कुछ नहीं, मुकाबला है। अब ऐसे में फैसला लेना है वीरू, है तो टफ फैसला ये भाई, अब निकलवाएं कि नहीं निकलवाएं। ऐसे में अब ये ह्यूमन हार्ट कुछ और कहता है और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कुछ और कहती है, पर फिर रूल बुक कैसे डिफाइन करती है इस सवाल को, इसका आंसर ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। हमारे इस पैनल में आईसीसी के पैनल के अंपायर आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। शास्त्री सर, सुरेश शास्त्री सर हमारे साथ जुड़ते हुए। अरे वाह, शास्त्री सर तो आज साक्षात नजर आ रहे हैं। शास्त्री सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इंडिया में हो ऑस्ट्रेलिया में हो आप? मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं अभी। हाँ शास्त्री सर, ये सवाल सुना आपने क्या? बिल्कुल सुना। शास्त्री सर, इस केस में मैं क्या फोर्स कर सकता हूं? क्या रूल कहते हैं? मैं बोलूं नहीं बैंडेज निकालो, ब्लड आया है, हमें मतलब नहीं, रूल क्या क्योंकि वो बैंडेज तो एक्चुअली उसको स्पिन विन या जो भी हो उसमें मदद करेगी फिर एडिशनल। देखिए आशीष जी, पहला इसमें बात यह है कि ये जो चोट लगी है खिलाड़ी को, बॉलर को, हाँ। ये मैच के दौरान लगी है या पहले से? मैच के दौरान का मतलब ये हो गया कि टॉस के बाद, जब कोई भी खिलाड़ी टॉस के बाद इंजर्ड हो जाता है
या चोट लग जाती है, जरूरी नहीं है कि ये चोट ग्राउंड पे ही हो, ग्राउंड के बाहर भी लगी है तब भी ये माना जाएगा ये खिलाड़ी मैच के दौरान ही इंजर्ड हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और इसके लिए एम्पायर हैज टू बी सेटिस्फाइड। और जहां तक इसकी इंडेक्स फिंगर्स का सवाल है, इसके लिए एक तरह से बताऊं तो इस लॉ में जैसे हिंदी में कहावत है कि बाल की खाल निकालनी पड़ती है, इसमें जो पर्सन है, ये जो खिलाड़ी है, इसकी जो उंगली से जो खून निकल रहा है ये इसका पार्ट ऑफ पर्सन ही है, तो बाहर से नहीं आ रहा है। और ये टेप जो है, जब वो ये टेप लगा लेता है तो ये टेप जो है ये भी एक खिलाड़ी के उंगली का हिस्सा हो जाती है, और इसलिए अगर खून निकलने का मौका है उसको, मतलब अगर एम्पायर को लग रहा है कि इसकी इंजरी ग्राउंड पे हुई है और इससे खून निकलेगा तो इसको बॉलिंग करने की अनुमति दी जाएगी। पर उससे उसकी फिर ये चीटिंग नहीं हो गई, तो स्पिन में इम्पैक्ट नहीं करता होगा एडिशनल बैंडेज वगैरह? देखिए, किसी और से बॉलिंग करो आप। एम्पायर ही नहीं, एक मैं आपको बताऊं, इवन एज ए प्लेयर आई वाज आल्सो वन ऑफ द बॉलर। हाँ, बट एक बात बताऊं, इसमें बॉलर को कोई एडवांटेज मिलने का सवाल नहीं है। अगर है भी तो ये जो इंजरी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए with the tape also he is allowed to bowl. he is allowed to bowl। नीलेश शाह साहब, आपने ह्यूमन एंगल से बात करी थी, रूल बुक भी वहीं लेके चली गई है, भाई बॉल करना अलाउड है। अच्छा शासी सर, कल मैच देखा था कि आप जब मैच देखते हो तो मैच देखते हो कि अंपायर के डिसीजन सही पड़ रहे हैं गलत पड़ रहे हैं, ये देखते हो? मैच शासी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और हमेशा की तरह ये क्रिकेट रिलेटेड जब पेचीदा सवाल है ना, बहुत आसानी से समझाने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। लकीली हमने जब क्रिकेट खेला तो ऐसी नौबत आती नहीं थी, कोई पूछता नहीं था तो चल जाता था, है ना? नहीं, बैट हमारा था, बैट हमारा था तो हमारा ही चलता था सब कुछ। अच्छा वीरू, कल का सवाल। हाँ चलिए, देखिए आपका सवाल बहुत आशीष बहुत अच्छा था, और सर का आंसर भी अगर आप देखें बहुत अच्छा था। आज का सवाल थोड़ा सा अगर आप देखें, अब जाते हैं पीछे इतिहास में जाते हैं, और एक प्रश्न मैंने लिया है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग नाम था, कुछ दिनों पहले, आज से लगभग साल भर पहले वो नाम सुनने को मिला, फिर मैंने उसको खोजा क्या कर रहा था। अगर आप देखें वो नाम, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें तटस्थ रहने वाले राजा का नाम क्या था? इस युद्ध में तटस्थ रहने वाले यानी न्यूट्रल रहने वाले राजा का नाम क्या था, और उसने इस युद्ध में क्या भूमिका निभाई थी? ये तो आंसर नहीं है हमारे पास, तुम्हारे पास है कभी? अब वीरू कुरुक्षेत्र में बैठे हैं वही बता सकते हैं। ये तो थोड़ा टफ कर दिया पढ़ाई, लेकिन इंटरेस्टिंग है। इंद्रप्रस्थ पे तो बैठे ही हैं, तो बता ही देंगे। तो भैया ये सवाल है जिसका जवाब आप लोग भी ढूंढ के ट्वीट करना शुरू करिए, तब मुझे भी ढूंढने में आसानी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में होते हुए भी महाभारत युद्ध में तटस्थ रहने वाला राजा, और क्यों, उनकी भूमिका। चलिए भाई, इस पर फोकस रहेगा। नीलेश जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। भाई सुमित, ओवर टू यू। मार्केट्स में तो फिलहाल प्रेशर है, लेकिन हाँ साइमल्टेनियसली लोअर लेवल से रिकवरी भी जरूर दिखाई पड़ेगी। 10% के आसपास की बढ़त इंडिया विक्स में देखने को मिल रही है, और मार्केट्स में इंडिविजुअल इंडेक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो जो गैप डाउन शुरुआत के लेवल्स इंडेक्स ने दिखाए थे, वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली। अगर आप चार्ट्स के जरिए देखेंगे तो वहां ज़्यादा बेटर सिचुएशन दिखाई पड़ेगी, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप, स्मॉल कैप हो। लोअर लेवल से कुछ पुल बैक है, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रेशर मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।